Hi friends, good morning. Welcome to CA Final Indirect Tax by CA Meeta Mangal. And today we'll be starting with a new chapter, chapter 9, registration chapter. We're already done with chapter 8, one of the biggest lengthy chapter, input tax credit. But let's अच्छी बात है कि मंडे है और नया डे और नया वीक और नया चैप्टर, राइट? यस। तो अभी ये फास्ट ट्रैक वाली फीलिंग आएगी, जहां पे अमेंडमेंट्स है वहां पे मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी, रेस्ट इट विल बी अ फास्ट ट्रैक बैच। एम आई क्लियर? ओके, तो लेट्स कम टू रजिस्ट्रेशन चैप्टर। एक्सपेक्टेड है इस बार एग्जाम में रजिस्ट्रेशन आना। और दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे एग्जाम्पशंस इज बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पशंस इज बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। गेट ए पॉइंट? मतलब रजिस्ट्रेशन को लेके इतना लिंक होता है ना कि हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में पता वैसे भी होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट भले ही रजिस्ट्रेशन पर से क्वेश्चन आए या ना आए। ओके, तो लेट्स कम टू चैप्टर 9, रजिस्ट्रेशन चैप्टर। कितने पेज का चैप्टर है? 30 पेज का चैप्टर है। जहां भी अमेंडमेंट्स होंगे वहां मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगी, क्योंकि अमेंडमेंट्स इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम। तो अभी तक जो भी मैंने अमेंडमेंट्स कवर किए, अपने कंपोजिशन स्कीम में अमेंडमेंट कवर किया है। कहाँ अमेंडमेंट कवर किया है? कंपोजिशन स्कीम में अमेंडमेंट कवर किया। एज एन क्या अमेंडमेंट कवर किया हमने कि जो सेक्शन 10 है, आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए आ गए। फिर सबसे बड़ा अमेंडमेंट हमने आईटीसी में कवर किया, रूल 86B। एम आई क्लियर? अब हम क्या करने जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स है। एम आई क्लियर? यस, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन ही होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो टैक्सेबल पर्सन, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन, वी ऑल नो टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? द वन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, 24 और 25। But the one who is registered under section 22, 24 or 25 is a taxable person, and the one who has to be registered but is not registered, मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, is also a taxable person। ये क्यों बोल रही हूँ पता है क्या होता है? नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? पेनल्टी किसको लगनी चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन को, कि हमने इस बंदे को पेनल्टी लगेगी। बट जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया उसके लिए क्या? तो इसीलिए पेनल्टी में देखना, हम जब पेनल्टी ऑफेंस में पेनल्टी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? अ टैक्सेबल पर्सन। अ टैक्सेबल पर्सन मीन्स वन हु इज रजिस्टर्ड and one who needs to get registered but yet not registered. Am I clear? One who needs to get registered but yet not registered is called as taxable person. I hope I'm very clear. अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन आने वाले हैं, 22 से लेके सेक्शन 30 तक। 22 से लेके सेक्शन 30 तक हमारा यहाँ टॉपिक आने वाला है, और 5 मार्क का वेटेज ये चैप्टर रखता ही रखता है। 5 मार्क का वेटेज ये चैप्टर रखता है। और इस वाले चैप्टर में से ना ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, से अंदर जाके पूछ रहे। एम आई क्लियर? तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एम आई क्लियर? ओके, लेट्स कम टू सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बोलता है? थ्रेशोल्ड लिमिट है। रजिस्ट्रेशन की क्या लिखी है? थ्रेशोल्ड लिमिट। अब छोटी छोटी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोलता है? एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। कौन किसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? अंडर सेक्शन 22। किसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? अंडर सेक्शन 22। एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जिनका टैक्सेबल सप्लाई, प्लीज ये ध्यान रखना, टैक्सेबल सप्लाई हमने जो लिमिट बोल के रखी है, अग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट बोल के रखी है, उससे एक्सीड कर जाएगा इन अ फाइनेंशियल ईयर। हमें क्लियर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जिसका टैक्सेबल सप्लाई इन अ स्टेट। हमें क्लियर? और जिनका बेसिक सिंपल है, जिनका अग्रीगेट टर्नओवर, हम जो अग्रीगेट टर्नओवर बोल रहे हैं, आप उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाओगे। सी अंडरस्टैंड करो, जिनका अग्रीगेट टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है, वो उन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जहां पे वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एवरी पर्सन सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ जिनका अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट, जिनका aggregate turnover exceeds the specified limit, and then they will get registration in the state where he makes taxable supply। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा टर्नओवर, अगर मेरा aggregate turnover स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर भी गया,
बट अगर मैं एक्स स्टेट में एग्जाम्प्टेड सप्लाई करती हूँ, ओनली एग्जाम्प्टेड सप्लाई, तो उस स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है. एम आई वेरी क्लियर? ओके, और आगे डेप पे समझ में आएगा. अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन वी ऑलरेडी नो. हम ये ऑलरेडी अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मुझे बताओ कौन से टॉपिक में पढ़ के आए. अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हम कौन से टॉपिक में पढ़ के आए हैं, प्लीज टेल मी फास्ट. अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हम कौन से टॉपिक में पढ़ के आए हैं, जल्दी जल्दी बताओ. नो नो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं, कंपोजिशन स्कीम में. शुभम, हिरेन प्लीज रिप्लाई. तपन please, the more you reply in the class, the more it will be interactive in the class, the more you will understand. am I clear? Composition scheme में तो aggregate turnover definition क्या होती है? Value of outward supply, tax turnover ना, of taxable supply, exempted supply, export supply, interstate supply at all India basis, less CGST, SGST, UTGST, IGST and cess, and less वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिस पर हमें टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम. प्लीज यहां ध्यान देना, मुझे कोई भी बताएगा इस डेफिनेशन में और कंपोजिशन स्कीम में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या डिफरेंस है. हमने कंपोजिशन स्कीम में जो अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ी थी और इस चैप्टर में हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, टेल मी फास्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यही आके बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है. आंसर करो. टेल मी क्या डिफरेंस है, और एक ही डिफरेंस है, पता होना चाहिए. नो नो शुभम कुछ भी बोल रहा है. क्या जीएसटी, सीएस, यूटीआई सब कम होता ही है. अरे बाबा बोलो, कंपोजिशन स्कीम में जो अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है और जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. अरे यार, यहां पे हमने जब हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा था, यहां पे हमने एक और चीज कम किया था, इंटरेस्ट इनकम. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मतलब हम जब कंपोजिशन स्कीम में अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन निकालते थे, हम उसमें इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड नहीं करते थे. हम उसमें इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड नहीं करते थे. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट इट मैटर्स अ लॉट. क्लियर? ओके, तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम विल बी अ पार्ट. अगर इंटरेस्ट इनकम के कारण आपका अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन आपको नंबर लेना पड़ेगा. ओके, आगे अग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच आरसीएम लगेगा. यार सिंपल लॉजिक है ये वाला. ये वाला मैं क्यों इंक्लूड करूंगी? दिस इज माई परचेज, दिस इज नॉट माई सप्लाई. दिस इज माई परचेज. will I add purchases to my sales? No. But yes, अगर मैं कोई सप्लाई कर रही हूँ, मतलब अगर मैं बी की बात करूं, अगर ए टू बी के बीच में आरसीएम लग रहा है तो ये ऐड नहीं होगा, बट बी टू सी के बीच में आरसीएम होगा तो ये बी के टर्नओवर में ऐड होगा, क्योंकि ये बी का सेल्स है. ए टू बी में बी का परचेज है, बी टू सी में बी का सेल्स है. तो भले बी टू सी के बीच में आरसीएम लग रहा है, भले बी टू सी के बीच में आरसीएम लग रहा है, पर ये टर्नओवर किसका है? बी का है. इट विल बी एडेड इन द सप्लाई ऑफ बी. बस अग्रीगेट टर्नओवर की अगर आपने डेफिनेशन गलत कैलकुलेट कर ली, सोचो आपका 10, 20, 40 जो भी हमारा लिमिट है, अगर वो गलत आया, आपका एग्जाम्पशन गलत हो जाएगा, आपके कितने सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे just because of one wrong calculation of aggregate turnover. Getting me? Next, aggregate turnover excludes taxes. बॉस मुझे बताओ, वाइविल टर्नओवर की बात की है, मैं इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ. ये जब मैं टैक्सेस ऐड करती हूँ, दैट्स कॉल्ड एज इनवॉइस वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रही हूँ. मैं क्लियर? नेक्स्ट, aggregate turnover to include total turnover. aggregate, I think CA स्टूडेंट से अच्छा
अग्रीगेट का कोई मतलब नहीं समझता होगा। आर्ट और पेपर का मिला के जो टोटल होता है हम उसे अग्रीगेट बोलते हैं। सेम थिंग ओवर हियर, आपका अग्रीगेट टर्नओवर आपके सारे स्टेट्स में जहां जहां आपके ऑफिसेज है उन सबका टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे ऐड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, सर्विसेज, एग्जम्प्टेड गुड्स, सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टेंट पर्सन। डिस्टेंट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैविंग सेम पैन नंबर, बस अगर आज सिंपल बताओ ना, अगर मैं माल अपने किसको दे रही हूं, डिस्टेंट पर्सन को दे रही हूं, क्या वो सप्लाई है कि नहीं है? Am I clear? ऐड होगा। नेक्स्ट, अग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे एजेंट की बात कर रहे हैं, एजेंट खुद के बिहाफ पे सप्लाई करे या प्रिंसिपल के बिहाफ पे, समझना। तो यहाँ पे कौन सा एजेंट आएगा, यहाँ पे शेड्यूल 1 वाला एजेंट आएगा। चलो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। एक एजेंट है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या बोलता है, प्रिंसिपल टू एजेंट टू कस्टमर। ऑप्शन 2 बोलता है प्रिंसिपल टू एजेंट टू कस्टमर। यहां पे जो इनवॉइस रेज हुआ है, एजेंट ने जो इनवॉइस रेज किया है, इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है। Am I clear? तो यहां पे क्या होगा, फिर ये सप्लाई प्रिंसिपल और कस्टमर की मानी जाएगी और एजेंट अलग से कमीशन का इनवॉइस रेज करेगा प्रिंसिपल को। Am I clear? बट अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे इनवॉइस किसका है, यहां पे इनवॉइस अगर इन द नेम ऑफ एजेंट है, इन द नेम ऑफ एजेंट है, तो ये सप्लाई एजेंट का माना जाएगा, एजेंट टू कस्टमर। और प्रिंसिपल दूसरा इनवॉइस गुड्स का, मतलब यहां पे गुड्स है, यहां पे सर्विसेज है, और यहां पे इट इज एजेंट टू कस्टमर भी गुड्स एंड प्रिंसिपल टू एजेंट भी गुड्स है। तो यहां पे ये किसका सप्लाई माना जाएगा, 713 नहीं, 71C, 71C शेड्यूल 1 पैरा 3, 71C शेड्यूल 1 पैरा C। Am I clear? Am I clear? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके तपन, तो यहां पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखो, मोहिनी एंटरप्राइज हैज अपॉइंटेड बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट्स एजेंट, मतलब मोहिनी इज प्रिंसिपल एंड ये एजेंट है। बेस्टफोर्ड्स मेक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हिज ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी। ऑल द सप्लाईज मेड बाय बेस्टफोर्ड एज एजेंट ऑफ मोहिनी एज वेल एज ऑन हिज ओन अकाउंट विल बी एडेड इन द अग्रीगेट टर्नओवर। तो बॉस जब वो मोहिनी के बिहाफ पे सप्लाई करता है, तो अगर वो इनवॉइस खुद के नाम पे रेज करता है तो ही वो किसके टर्नओवर में ऐड होगा, एजेंट के टर्नओवर में ऐड होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, प्लीज कंफर्म। क्या ये पॉइंट समझा जो मैंने बोला? ओके, लेट्स गो इट। देन वैल्यू ऑफ गुड्स, value of goods after completion of job work supplied directly from the premises of the registered job work। बस अगर registered job worker की premises से goods supply किया जा रहा है तो भी वो supply किसका माना जाएगा, वो प्रिंसिपल का या प्रिंसिपल का ही माना जाएगा। गेटिंग पॉइंट? तो क्या लिखा है, द पर्सन जो काम करके दे रहा है वो जॉब वर्कर होता है, और जो करके दे रहा है उसको जॉब वर्क कहा जाता है। नॉर्मली गुड्स क्या होता है, वापस प्रिंसिपल की जगह पे आ जाता है, बट कभी कभी गुड्स डायरेक्टली कहां से बेचते हैं, जॉब वर्कर के पेमेंट से। अगर इनकेस जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड, अगर जॉब वर्कर कौन है,
अनरजिस्टर्ड है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, जॉब वर्कर की प्रेमाइसेस को अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर देगा, am I clear, और वहां से माल बेचेगा. एंड इफ जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड पर्सन, प्रिंसिपल सप्लाइज नोटिफाइड गुड्स कैन बी सप्लाई डायरेक्टली. am I clear. ऐसे केस में ये सप्लाई किसका माना जाएगा, प्रिंसिपल का माना जाएगा. वैल्यूएशन भी प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा. इंट्रा है कि इंटर है, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाएगा. एम आई वेरी क्लियर, एम आई वेरी क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. ओके, देखो डायग्राम देखो. प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स दिए, सप्लाइज गुड्स टू जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग द सेम. अब वो या तो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल उसको फिर डिक्लेयर कर देगा. एंड देन जॉब वर्कर, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर क्या हो रहा है, सप्लाइज गुड्स डायरेक्टली टू द बायर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ऑन द सेम. Supply of such goods shall be trace supply of goods by the principal, and the value of goods shall be included in the aggregate turnover of the principal. Am I clear? Am I clear? अब now, what is the applicable threshold limit? इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं. एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोलकर रखा है, अगर आपका अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs. See, every supplier's aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs. Am I clear? तो जिन स्टेट्स में से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, जिन स्टेट्स में से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. Am I clear? बट ये अग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो 20 lakhs है विल बी रिड्यूस टू 10 lakhs अगर आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में. और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में स्पेशल कैटेगरी स्टेट सिर्फ 4 ही है. मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. Am I clear? If you remember, हमने सतनाम 3 पढ़ा था. सतनाम 3 पढ़ा था इन कंपोजिशन स्कीम. कंपोजिशन स्कीम में ए पढ़ा था कि यू पढ़ा था, जल्दी बताओ. कंपोजिशन स्कीम में यू पढ़ा था कि ए पढ़ा था, ये यू है कि ए है, जल्दी बताओ. कंपोजिशन स्कीम में क्या है, सतनाम है कि सतनम है. चेक करके बोल रहे हिरेन. हिरेन चेक करके बोला है कि ऐसे ही बोला है, कॉन्फिडेंस से नहीं, चेक करके बोल दो. कभी कभी कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ हो जाता है. और कभी कभी क्या होता है, दिस इज व्हाट आई बीन थॉट, कि अगर कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है ना, उसको बार बार जाके देखते रहो तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा. हिरेन देख के बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो. दैट आई नो, यही अरुणाचल प्रदेश. देखा, ये आ गया ना, यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ. मैं ही चेक कर लेती हूँ, यू है हिरेन. ये मार खाएगा ना जोर से. यू है और ए कहा है बताती हूँ. ए, लेट्स गो टू एग्जामिशन चैप्टर. एग्जामिशन चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के पास चलो. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में ए है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में ए है. सतनाम, मैं सही थी.
ओके, एम आई क्लियर? ये सतनाम 3 किधर है? कंपोजिशन स्कीम में, बट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में इट इज 4 ओनली, एमएमटी एंड नागालैंड, एमएमटी मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, एम आई क्लियर? तो अगर आपको सपोज, अगर आपका एक ऑफिस सपोज महाराष्ट्र में है, अगर एक ऑफिस आपका महाराष्ट्र में है और दूसरा ऑफिस आपका नागालैंड में है, आंसर करो, आपका लिमिट 20 लाख रहेगा कि 10 लाख रहेगा? एक ऑफिस आपका महाराष्ट्र में, एक दूसरा ऑफिस आपका नागालैंड में है, आपका लिमिट 20 लाख रहेगा कि 10 लाख रहेगा? फास्ट रिप्लाई। इतना टाइम नहीं लो यार, अब तुम टीचमेंट में भी इतना टाइम लोगे। आई कैन अंडरस्टैंड यूट्यूब पे टाइम लैग होता है। कर 10 लाख क्या हो जाएगा? 10 लाख। एम आई क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आगे। अब नोटिफिकेशन नंबर 19/2019, अब ये नोटिफिकेशन था, अब ये सेक्शन 22 का पार्ट हो गया है। ये नोटिफिकेशन था पर अभी सेक्शन 22 का पार्ट हो गया है। हमने क्या पढ़ा? नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी देकर रखी है? 20 lakhs, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इट इज रिड्यूस टू 10 lakhs। एम आई क्लियर? इफ यू आर इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? एम आई क्लियर? तपन, यू आर नॉट रिप्लाइंग, आर यू देयर तपन? बस बोलो, जितना बोलोगे उतना फर्क पड़ता है। ओके, करेक्ट। ओके, अब यहां समझना, जो पहले नोटिफिकेशन नंबर था 10/19, अब वो नोटिफिकेशन पार्ट ऑफ सेक्शन 22, जहां पे बोलते हैं अगर आप एक्सक्लूसिवली, अगर आप एक्सक्लूसिवली इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स हो, तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 lakhs की हो जाएगी। एम आई वेरी क्लियर? अगर आप एक्सक्लूसिवली इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो आपके लिए लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 lakhs की हो जाएगी। बट येस, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो बिफोर गोइंग अहेड, अज्यूम करो, आंसर टू माय क्वेश्चन, आई एम इनटू पेन का बिजनेस, आंसर करना, लिमिट बताते जाना। मेरा पेन का बिजनेस है प्लस मेरा टीचिंग का बिजनेस है, या मैं सी की प्रैक्टिस करती हूँ। आई एम टू मैन्युफैक्चर ऑफ पेन एज वेल एज आई एम टू सी ए प्रैक्टिस। टेल मी, और मैं महाराष्ट्र से बिजनेस कर रही हूँ, टेल मी मेरे लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी? परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे, थोड़े ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, सारे ऑप्शंस दे रही हूँ, आंसर करो, व्हाट विल बी द लिमिट? इतना टाइम नहीं चाहिए मेरे को। परफेक्ट, 20 lakhs। सेकेंड, मैं ओनली सीए प्रैक्टिस में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, मेरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी? फटाफट बताओ। 20 lakhs। मैं सिर्फ पेन के बिजनेस में हूँ और महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरी लिमिट क्या होगी? 40 lakhs। परफेक्ट, आंसर करना। मैं पेन के बिजनेस में प्लस मेरे पास जो पैसा बच जाता है, मैं लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस देती हूँ, रिटर्न में मेरे को कंसेशन इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी लिमिट क्या होगी? ये गलत बोल दिया आपने, यहाँ भी 40 lakhs ही रहेगी, यही बताना था। बस मुझे बताओ, आज इट इज सो कॉमन, मुझे बताओ, जो भी इंसान बिजनेस करता है या जो भी इंसान पैसे कमाता है, वो पैसे अगर मेरे पास ज्यादा रखे रहेंगे तो क्या मैं उस पैसे से पैसे कमाने की इच्छा नहीं रखूंगी? एक मिनट शुभम, आई एम कमिंग। आई नो ये गुड्स है, ये गुड्स नहीं है, मुझे मालूम है, बता रही हूं क्यों। आंसर टू माई क्वेश्चन, वोंट आई नीड, इफ आई हैव एक्स्ट्रा मनी विथ मी, क्या मैं उसको लोगों को लोन देके, एडवांस देके उससे इंटरेस्ट अर्न करने की इच्छा नहीं रखूंगी क्या? Am I clear? Yeah, that's the concept. Money makes money. That's it. Am I clear? Simple answer to my question. इसी point पे इनका कहना है, normally if you are exclusively
into supply of goods. If you are exclusively into supply of goods, आपके लिमिट 40 lakhs है. बट अगर आप इसके साथ exempted supply of services करते हो, लोन्स एडवांसेस की रिटर्न में आपको कंसेशन इंटरेस्ट मिलता है, तो भी आप गुड्स में ही क्या लाओगे, आपको 40 lakhs का ही बेनिफिट मिलेगा. एम आई वेरी क्लियर? बट यस, सपोज इसका टर्नओवर 35 lakhs है, इसका टर्नओवर 70 lakhs है. अग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा पता मुझे? मेरे गुड्स का टर्नओवर 35 lakhs है, मेरे इंटरेस्ट का टर्नओवर 7 lakhs है. व्हाट विल बी माय अग्रीगेट टर्नओवर? करेक्ट, 42 lakhs. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इंटरेस्ट इनकम को भले हम कंसिडर ना कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेइंग दैट ओ यू आर ओनली इनटू गुड्स, इंटरेस्ट आई एम गोइंग टू इग्नोर इट. बट व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग अग्रीगेट टर्नओवर, इंटरेस्ट इनकम विल बी अ पार्ट ऑफ इट. आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट. Yeah, only to identify the limit. Okay, I hope I'm making myself very clear. अब कब ये 40 lakhs का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा? कब आपको ये 40 lakhs का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा? इफ यू आर इनटू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. अगर आपके ऊपर सेक्शन 24 लगता है तो बस सेक्शन 24 ओवरराइड सेक्शन 22, सेक्शन 24 ओवरराइड सेक्शन 22. अगर आप पे 24 लग रहा है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको 24 लगाना पड़ेगा. 1. सेकेंड, पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई. अगर ये 3 सप्लाई में हो, क्या आप आइसक्रीम बनाते हो, आप पान मसाला बनाते हो, या आप टोबैको के प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो आपको इस 40 lakhs का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, अगर आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप गुड्स का ही बिजनेस कर रहे हो, पर आप ये 10 स्टेट में इंट्रा से अंडरस्टैंड करो. अगर मैं गुड्स के बिजनेस में हूं, सिर्फ गुड्स, मैं इंटर भी करती हूं, मैं इंट्रा भी करती हूं, तो मुझे बताओ आंसर टू माई क्वेश्चन. अगर मैं इंटर एंड इंट्रा दोनों करती हूं तो मेरे पर रजिस्ट्रेशन का कौन सा सेक्शन लगेगा? अगर मैं इंटर एंड इंट्रा दोनों करती हूं तो मेरे पे रजिस्ट्रेशन का कौन सा सेक्शन लगेगा? जल्दी बताओ. या व्हाट विल बी द लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन? रिप्लाई. करेक्ट, 24. हिरेन, 24. If you are into interstate supply, you'll have to go for compulsory registration. Am I clear? इसका ये मतलब हुआ 40 lakhs वाला लिमिट कब मिलेगा? जब आप इंट्रा कर रहे हो. 40 lakhs वाला बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप इंट्रा कर रहे हो. येस और नो? करेक्ट. अब उसका ये मतलब है आगे, अगर ये 10 स्टेट जैसे सिक्किम टू सिक्किम, इसका शॉर्टनर क्या लिखा है मैंने? सतनाम 3 एंड टाइम पास. Satnam 3 and time pass. Tell me, what is Satnam? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड टाइम पास टीपी, तेलंगाना एंड पुडुचेरी. अगर इन 10 स्टेट्स में मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही हूं ऑफ गुड्स ओनली, मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही हूं ऑफ गुड्स ओनली, स्टिल आई विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ 40 lakhs. मुझे क्या लगेगा?
अगर मैं मेक माई ट्रिप टू नागालैंड करूं, मतलब मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चार के लिए इट विल बी 10 10 10 10 एंड रेस्ट के लिए 20, रेस्ट के लिए 20। तो लेट्स समराइज। अगर मैं एक चार्ट बना के दूं आपको, अगर मैं गुड्स, हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, मैं सिर्फ सर्विसेज में हूं, मैं गुड्स प्लस सर्विसेज में हूं एंड मैं ओनली इनटू गुड्स हूं, इस केस में मेक माई ट्रिप टू नागालैंड 10, others 20, same, make my trip to Nagaland 10, others 20। ये मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप इंटर नहीं करते हो, इंट्रा कर रहे हो। अब गुड्स की बात करते हैं। गुड्स के केस में ओनली गुड्स है, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड 10, या देन मैं एक काम, सतनाम 3 प्लस टाइम पास, तो इसमें मैं इनको हटा देती हूँ, मेक नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय, ये चार मैंने कट कर दिया, ये चार मैंने कट कर दिया क्योंकि ये चार पे क्या लगेगा 20, इन सब के लिए 10, इन चार को छोड़ के 20 एंड अदर्स के लिए 40। ये चार्ट समझा? ये चार्ट समझा कि नहीं समझा? सब इंट्रा के लिए। इंटर के लिए क्या आएगा बताती जाऊंगी स्लोली स्लोली। अभी इंट्रा, क्योंकि इंटर में अभी मैंने आपको इतना समझ के रखो, इंटर के लिए सेक्शन 24 लगता है, इसका भी एक्सेप्शन अपन बाद में देखेंगे, उसमें मैं चार्ट को रिफाइन कर दूंगी। Am I clear? Any issue till here, please tell me. Any issue till here? Any issue till here, please tell me. Can I go ahead? तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ये पता होना बहुत जरूरी है, किसके लिए 10, किसके लिए 20, किसके लिए 40। एंड सेकेंडली, अगर मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेती हूँ, अगर मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेती हूँ तो फिर मैं ना 10 देखूंगी, ना 20 देखूंगी, ना 40 देखूंगी। यस, अपार्ट फ्रॉम सतनाम 3 टाइम पास 40। तो शुभम, सतनाम 3 एंड टाइम पास में एमएमटी में 10 ही है, बाकी सबके लिए 20 एंड रेस्ट 40। मतलब गुड्स में यू हैव 3 कैटेगरी 10, 20, 40। ओनली इनटू गुड्स यू हैव 3 कैटेगरी 10, 20, 40। करेक्ट? यस। तो ये जो अपने टाइम टेबल नीचे अपन ने वहां ड्रॉ किया, यहाँ इन्होंने ड्रॉ कर लिया है, तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन। पर्सन्स एंगेज एक्सक्लूसिवली इन इंटरेस्ट सप्लाई लिखा है। तो देखो ये हमारा वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कुछ भी करे इनके लिए 10 रहेगा, ये कुछ भी करे इनके लिए 10 रहेगा। फिर बाकी सी, मतलब आई थिंक वी हैव डन अ बेटर डायग्राम, वी हैव डन अ बेटर डायग्राम, इजी डायग्राम। आई एम क्लियर? तो जरूरी नहीं है डायग्राम समझना, अपने को अपना डायग्राम समझ में आ गया, आगे बढ़ू। इज दिस क्लियर? ये एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो, अब मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो करवाऊंगी आगे। नाउ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज टेक्स प्लेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। हमें रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में करवाना है? हमें रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में करवाना है? जिस स्टेट से मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूं, हाँ या ना? हेंस अगर मैं
कोई स्टेट में से मैं एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रही हूँ या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, तो उस स्टेट का मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. आप इसका मतलब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करें. फर्दर, थ्रेशोल्ड लिमिट जो मुझे 10, 20, 40 डिसाइड करना है, a person having place of business in more than one state in India gets reduced to 10 lakhs only when such person makes taxable supply from that special category states. How in case he makes exempted supply or non-taxable supply from a special category states and taxable supply from a state other than special category states, the threshold limit will not reduce. समझो, आंसर करो. सपोज मैं महाराष्ट्र में एंड नागालैंड में दो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है. केस 1, यहाँ पे मेरा पेन का बिजनेस है, यहाँ पे मेरा पेन का बिजनेस है. मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन लिमिट कितनी होगी. मुझे क्या नागालैंड में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यस और नो? मुझे क्या नागालैंड में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यस लेना पड़ेगा. 10 lakhs. Am I clear? नेक्स्ट, मेरा महाराष्ट्र में पेन का बिजनेस है, मेरा नागालैंड में एल्कोहल का बिजनेस है. अब आंसर करो, मेरी लिमिट क्या रहेगी? मेरी लिमिट क्या रहेगी? आंसर करो, मेरी लिमिट क्या रहेगी? 40 महाराष्ट्र नहीं होता शुभम, 40 होता है इंडिया वाइज. यू कैन नॉट से 14 महाराष्ट्र. क्यों? नागालैंड में भी तो बिजनेस है मेरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में. एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है. जब मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है तो मैं इसकी लिमिट नहीं लूंगी. लिमिट मेरे लिए सिर्फ 40 हो जाएगी. Am I clear? But yes, टोटल जब मैं करूंगी, सपोज एग्जाम्पल देखो ये उदय एंटरप्राइज एंगेज इन गुड्स टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र एंड अल्कोहल इन नागालैंड. सेम एग्जाम्पल लिया है, गुड्स महाराष्ट्र और अल्कोहल इन नागालैंड. महाराष्ट्र का टर्नओवर 34 है, नागालैंड का टर्नओवर 8 है. Am I clear? सिंस उदय इज एक्सक्लूसिवली इनटू गुड्स फॉर महाराष्ट्र, उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 40. Am I clear? लिमिट 10 के लिए रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि हम नागालैंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे. इन द गिवन केस, सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs, क्योंकि दोनों मिला के 34 एंड 8 मिला के 42 हो जाता है, उसको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पर उसको नागालैंड में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. मतलब सपोज यहाँ 35 का टर्नओवर है और यहाँ 8 का टर्नओवर है, आप टोटल करने के लिए लोगे पर इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे. आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट. Am I clear? Am I clear? क्यों सही नहीं शुभम? कहीं गलती नहीं? मुझे बताओ, जब मैं नागालैंड में रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगी क्योंकि अल्कोहल में है, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो मैं वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा के हर बार नील 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 का रिटर्न फाइल क्यों करूं? गेटिंग मी और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है और ये 1.1 पैरा काफी है एग्जाम में गलती करवाने के लिए. ये एक पैरा क्यों ऐड नहीं होना? एग्रीगेट टर्नओवर बोला है, क्यों ऐड नहीं होना चाहिए? एग्रीगेट टर्नओवर बोला है. गेटिंग माय पॉइंट नॉट? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई एट ऑल इंडिया बेसिस.
इनफैक्ट डोंट यू फील कि 40 10 का 40 रह गया? उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करके उसका फायदा हो रहा है कि टोटल टर्नओवर तो 40 रखा फॉर लिमिट. ठीक है, लेट्स गो अहेड. मैं क्लियर. नेक्स्ट, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन केस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. बॉस सिंपल है, जीएसटी पैन बेस्ड है, जीएसटी नंबर पैन बेस्ड है. तो अगर आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो तो क्या पैन चेंज होता है कि नहीं होता है? पैन चेंज हुआ तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी है. पैन चेंज हुआ तो आपको नया नंबर लेना कंपलसरी है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Am I clear? The business is transferred with an account of succession or by any other reason including death of a sole proprietor to another person as going concern. मतलब सेल ट्रांसफर जो भी किया है, डीमर्जर किया, अमेलगमेशन किया एज अ गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट. आपको उस दिन, मतलब इस केस में ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई करना चाहिए? विद इन 30 days from the date of such transfer. And when the business is transferred by way of sanction of a scheme or arrangement for amalgamation, demerger of two or more companies by an order of High Court or Supreme Court. Am I clear? The transfer is registered with effect from the date on which ROC issues certificate of incorporation. क्योंकि इस केस में आप डीमर्ज हो रहे हो, अमेलगमेट हो रहे हो, नई कंपनी बन रही है, तो जब तक नई कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है तब तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एम आई क्लियर? द ट्रांसफर इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट. मतलब उसको उस दिन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए विद इन 30 days. एम आई क्लियर? यस. ये हो गया हमारा सेक्शन 22. ये चैप्टर 2 दिन में जाएगा. ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है. सी थोड़े बड़े चैप्टर्स है बट इट्स ओके. सेक्शन 22 क्लियर? सेक्शन 22 क्लियर? Now let's come to section 24. One of the most important section again in your syllabus. Section 24 किसकी बात करता है? Compulsory registration irrespective of your turnover. Compulsory registration irrespective of your turnover. Getting my point? अपन डीमर्जर क्या होता है? सिंपल है, डीमर्जर हुआ, एक कंपनी से बी और सी कंपनी बनी, तो नई कंपनी बन रही है ना, तो जब तक नई कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता तब तक क्या वो एग्जिस्टेंस में नहीं. तो जब आरओसी से सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो आपको उसके 30 days के अंदर अप्लाई कर दो फॉर रजिस्ट्रेशन. जैसे आपका 20 lakhs का टर्नओवर जिस दिन एक्सीड करता है उसके 30, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रही हूँ समझो, मैं आपका पॉइंट बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ. इसी चैप्टर में है. सी अगर आप 30 days, आपको जब भी रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके 30 days में अगर आपने अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे को सर्टिफिकेट आया आरओसी से, मुझे 24 Jan को सर्टिफिकेट आया है, एम आई क्लियर? तो अगर इसके 30 days में एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 फॉर द एप्लीकेंट बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, अगर मैं जिस दिन लाइबल होती हूँ कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके 30 दिन में अगर मैंने अप्लाई कर दिया, सपोज मैंने 1 Feb को अप्लाई किया, 10 Feb को सर्टिफिकेट मिला, तो भी इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा? 24 Jan. बट अगर मैंने सपोज 27 Feb को अप्लाई किया, क्या मैंने 30 days में अप्लाई किया? नहीं. मेरे को सर्टिफिकेट कब मिला? 10 March को मिला. तो ऐसे केस में 10 March विल बी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. गेटिंग मी? एम आई क्लियर? तो यहाँ पे वही पॉइंट बता रहे हैं कि सेक्शन 22 एंड 24 में रजिस्ट्रेशन की बात आती है.
अब यहाँ देखो क्या लिखा है, द ट्रांसफर इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट, मतलब आपको इस दिन रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, तो आप 30 डेज में अप्लाई कर दो। एम आई क्लियर? आप इस दिन लाइबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन करवा, रजिस्ट्रेशन पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो इफ यू अप्लाई विद इन 30 डेज, तो आज से ही आप रजिस्टर माने जाओगे। इफ यू अप्लाई आफ्टर 30 days, then the day you get certificate, that will be a date of registration. Am I very clear? Tapan, now clear? Please confirm. Okay. Now let's come to section 24, compulsory registration. कब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा कंपल्सरीली? Am I clear? First, अब यहाँ इंपॉर्टेंट, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। समझना, अगर मैं इंटरस्टेट अगर टैक्सेबल है तो, हाँ, अगर इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड है तो फिर नहीं लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूं गुड्स का या सर्विसेज का, और मतलब आइदर ऑफ गुड्स, सेक्शन 24 लगेगा, और यहाँ पे सेक्शन 23 लगेगा। समझना, गुड्स के केस में इफ यू आर इनटू इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। सर्विसेज के केस में क्या होता है, इट इज अ हार्डशिप फॉर सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि आज सिंपल मुझे बताओ ना, आज मैं लेक्चर्स देती हूँ, मैं प्रैक्टिस में हूँ, मेरे लिए इंटर इज वेरी कॉमन, लैपटॉप उठा लो, कैमरा उठा लो, जहां जाना है वहां जाके लेक्चर दे दो, गेटिंग माई पॉइंट नॉट? तो फॉर सर्विसेज इंटर इज वेरी कॉमन, तो उनके ऊपर सेक्शन 23 लगता है, और सेक्शन 23 बोलता है अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो अप टू 20 lakhs, exempted हो, exceeds 20 lakhs, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इन शॉर्ट अगर आप सर्विसेज में हो, इंट्रा कर रहे हो या इंटर कर रहे हो, आप सर्विसेज में हो, इंट्रा कर रहे हो या इंटर कर रहे हो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 lakhs है, you can hold your registration. The moment exceeds 20 lakh, you have to go for registration. तो देखो क्या लिखा है, ये समझा कि नहीं समझा? कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्या लिखा है? पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, however, threshold limit of 20 lakhs or 10 lakhs in case special credit states is applicable in case of interstate taxable supply of taxable services and notified handicraft goods. अगर आप सिर्फ गुड्स में हो, अगर आपने इंटर किया, आपको नंबर कंपल्सरी लेना पड़ेगा, बट अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में हो तो आपको इंटर पे नंबर लेना नहीं पड़ेगा। 20 lakhs की लिमिट एक्सीड होगी तब नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विसेज में हो, मैं क्लियर, तो सर्विसेज के केस में अगर आप इंटर करते हो, टैक्सेबल सर्विसेज है, तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। तो मोमेंट एक्सीड्स 10 और 20 एज ए केस में भी तो नंबर लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? सेकेंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रही शुभम। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हाथ से बनाए, मैंने एक शॉल बनाई, हाथ से बनाई है पूरी शॉल, स्वेटर हाथ से बना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हाथ से बने हुए, क्राफ्टेड बाय हैंड्स। ओके, नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? पहली बात तो सीटीपी हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। सपोज मेरे पास जीएसटी नंबर आया, ओके, मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस, आई हैव ओनली वन प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र, तो मुझे बताओ मैं जीएसटी नंबर कौन से स्टेट में लूंगी? आई हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र, मैं जीएसटी नंबर कौन से स्टेट में लूंगी? महाराष्ट्र में। परफेक्ट। अब सपोज मैं
ये शॉल वॉल के बिजनेस में हूँ और दिल्ली में एग्जीबिशन लग रही है, दिल्ली में एग्जीबिशन लग रही है और मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं अब दिल्ली से सप्लाई करूंगी फ्रॉम द एग्जीबिशन. अब मुझे बताओ, क्या दिल्ली में डू आई हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस? नो. तो कैन आई गो फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ बिजनेस. कैन आई गो फॉर अ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली? नो. तो इन केस में दिल्ली में मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. मुझे एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब आप जिस जगह से सप्लाई कर रहे हो, अगर उस जगह में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उस जगह के लिए आपको एज CTP रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर मैं CTP हूँ दिल्ली में तो मुझे कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा. बट अगर इन दैट केस ऑल्सो, अगर मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट 20 और 10 ऐसे केस में भी है, अगर मैं इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रही हूं, शुभम मैं सब बताऊंगी अभी, मैं अभी CTP का कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूं. तो अगर एक CTP इंटरेस्ट से अगर गुड्स है तो गुड्स, तो अगर CTP इंटर करता है तो 24 में आ जाता. अब मैं अगर एक CTP नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है. उसका टर्नओवर 10-20 एज अ केस में भी जब एक्सीड कर जाएगा तब लेगा. क्लियर? एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अगर मीता टू हिरेन, अगर मीता टू हिरेन की बात करें, RCM है, टैक्स किसको पे करना है? हिरेन को. टैक्स किसको पे करना है? हिरेन को पे करना है. तो हिरेन को कंपल्सरीली GST में नंबर लेना पड़ेगा. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, NRTP. NRTP का मतलब, सी अगर मैं डिफरेंस समझाऊं कि CTP एंड NRTP. CTP का महाराष्ट्र में प्लेस ऑफ बिजनेस है, नंबर लिया है, तो दिल्ली में ही विल अप्लाई एज CTP. पर ये NRTP का तो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, ही इज नॉन रेसिडेंट. तो अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके सप्लाई करता है, एक नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में आके सप्लाई करता है टैक्सेबल पर्सन, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपल्सरी है. टैक्सेबल सप्लाई करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपल्सरी है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? जस्ट गिव मी सेकेंड, मेरे को फोन चार्ज पे लगा लेंगे. जस्ट गिव मी सेकेंड. ओके ओके. आई विल डिस्कस विद दिस शुभम बाद में. अभी अपन आगे पढ़ते हैं. एम आई क्लियर? टैक्सेबल पर्सन, NRTP एंड CTP समझा? NRTP एंड CTP समझा? यस और नो? ओके, आगे. ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के ऊपर तो भर भर के पॉइंट्स है. तो देखो, एक 5th पॉइंट ई कॉमर्स के ऊपर है, 5th पॉइंट बाद में लेते हैं. 6th पॉइंट पे आते TDS. अगर मैं TDS डिडक्टर हूं या NRTP के लिए नो लिमिट. सेक्शन 24 जब आ गया शुभम, तो देर इज नो लिमिट. इट इज नॉट, सेक्शन 24 इज नॉट बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड. सेक्शन 24 इज नॉट बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? क्लियर? ओके. तो
पहले टीडीएस पढ़ ले। टीडीएस में क्या है, अगर मैं टीडीएस डिडक्टर हूँ, अगर मेरे पे सेक्शन 51 लगता है तो सिंपल है ना, टीडीएस डिडक्ट करके मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा ना, तो डिडक्ट करना, डिपॉजिट करना, इन सबके लिए नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू टीडीएस अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, वो अलग से रजिस्टर्ड है या नहीं है डज नॉट मैटर। अगर अलग से रजिस्टर्ड है तो भी 51 में अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? सेम कोर्स आईएसडी, हमने कल ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ा। अगर मैं आईएसडी हूँ तो मुझे आईएसडी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। हो सकता है मैं नॉर्मल रजिस्टर्ड हूँ तो भी लेना पड़ेगा और नहीं हूं तो भी लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, ऑइडा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। एम आई क्लियर? अगर नॉर्मली समझना, ऑइडा अगर टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो रेसिपिएंट की अगर मैं बात करती हूँ, मुझे बताओ अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने आरसी वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि अगर ऑइडर अगर टैक्सेबल, चलो बेटर डायग्राम बनाते रुको, टैक्सेबल टेरिटरी टू टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब ये तो डोमेस्टिक ही हो गया। ऑर्डर हमारा इंडिया में ही है, ऑर्डर हमारा इंडिया में ही है, तो यहाँ पे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, ऑर्डर रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा। पर अगर ऑर्डर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ये क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे नॉर्मली क्या लगता है, आरसीएम लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे नॉर्मली क्या लगता है, आरसीएम लगता है। बट हमने पढ़ा है, ये कौन सा बंदा हो गया, ये हो गया ऑनलाइन रेसिपिएंट, हाँ या ना? हाँ, ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, मुझे बताओ अगर रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल है, मतलब उसका कोई टैक्स वैक्स से कोई नाता ही नहीं है, अगर मैं आप लोग की बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि आरसीएम लगेगा तो आपको नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अगर मैं बोलूं कि आरसीएम लगेगा तो आपको नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ऐसे तो आधा इंडिया को नंबर लेना पड़ेगा, कोई फायदा होने वाला है ओनली फॉर वन ट्रांजैक्शन। तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ऑइडर सर्विसेज ऑइडर नंबर लेता है, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा। एम आई क्लियर? आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो क्या लिखा है, ऑर्डर, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑर्डर सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन, अगर रेसिपिएंट कौन है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रेसिपिएंट कौन है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉर्मली इस केस में क्या लगता, नॉर्मली इस केस में क्या होता, ऑर्डर नॉर्मली इस केस में क्या होता, ऑर्डर इंडिया रिवर्स इंपोर्ट होता, आरसीएम लगता। पर अगर मेरा इंडिया का बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम, अगर इंडिया का बंदा रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो ऐसे केस में भले ऑर्डर कहाँ बैठा है, इंडिया के बाहर बैठा है, उसको नंबर लेना पड़ेगा, या तो उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा तो वो नंबर लेगा, अगर उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसको बोलो कोई बंदा अपॉइंट करे जो नंबर ले फॉर दिस पर्पस। एम आई वेरी क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ू, कोई कंफ्यूजन यहां तक, एनी कंफ्यूजन टिल हियर प्लीज टेल मी, एनी पॉइंट यू वांट मी टू एम्फसाइज प्लीज टेल मी, यू वांट मैम ये पॉइंट वापस समझा दो, एनीथिंग लाइक दैट प्लीज टेल मी। श्योर? शुभम, तपन, हिरेन, दिव्यम,
स्लोली स्लोली बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं, गुड। इवनिंग में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, सिर्फ शुभम लाइव अटेंड कर पाता है, दीपक कर पाता है। शुभम, थैंक यू। अदर्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो मुझसे यार, क्योंकि ये पॉइंट एक बार नहीं आया, ये पॉइंट हमने बार बार लिया है। तो बॉस ऑफ ज्वाइन नाउ प्लीज। सारे लेक्चर्स जो टीचमेंट ऐप पे हैं, आई थिंक हिरेन एंड दिव्यम, हिरेन आपने फास्ट ट्रैक बैच लिया, दिव्यम आपने फास्ट ट्रैक बैच लिया है, प्लीज सारे फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर्स लेना। मैं आज उसको अपडेट कर दूंगी। फर्स्ट टास्क आफ्टर द सेशन, ओके। कुछ तो बोलो, चलो लेट्स गो, मत बोलो। ओके नेक्स्ट 9-5 अगेन इक्वल बाद में लेते हैं। एजेंट or otherwise, persons who make taxable supply of goods or service or both on behalf of other taxable person, whether as an agent or otherwise। ये पॉइंट आगे और डेप्थ में आएगा, नीचे, अभी नीचे आएगा, ये पॉइंट नीचे देखते हैं अपन। और रेसिडुअल, रेसिडुअल का मतलब अपन, ये अभी क्यों आया क्वेश्चन, ये कल ही तो पढ़ा है मैंने। अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है तो अगर लायबिलिटी ट्रांसफर होती है तो आईटीसी भी ट्रांसफर होता है, कल ही पढ़ा है मैंने ये। हैव यू नॉट सीन यस्टरडेज लेक्चर? आईटीसी जो आप फॉर्म जब सबमिट करते हो वो एज ऑन दैट डेट इनटू जिस प्रपोर्शन में एसेट ट्रांसफर होता है उस प्रपोर्शन में आईटीसी जाता है, अगर लायबिलिटी भी गई है। 18 सबसेक्शन 3 देखो, तो अपन चेक 18 सबसेक्शन 3 yesterday you have taught, ओके। लास्ट रेसिडुअल, रेसिडुअल का मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है जहां पे सेक्शन 24 लगाना है वहां पे लगा देंगे। नो 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 नो, न्यू रजिस्ट्रेशन लो, बट देन बिजनेस भी तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो बिजनेस पूरा गया तो आईटीसी भी तो उसको, वो अब उसका आईटीसी हो जाएगा। बॉस अगर मैं आपका बिजनेस खरीद रही हूं तो मैं आपकी एसेट लायबिलिटी सब ले लूंगी, बस नंबर नया हो जाएगा, करेक्ट। चलो अब आते हैं अपन 9-5 पे, अब आते हैं अपन इको पे। इको 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 वेरी इंपॉर्टेंट, इको। यस, ट्रांसफर हो जाता है, यू हैव टू सबमिट अ फॉर्म। तो जैसे अगर बिजनेस ट्रांसफर हुआ ना, तो ट्रांसफर एक फॉर्म सबमिट करता है पोर्टल पे जाके, तो फिर उसका जो बैलेंस है वो नए बंदे की पोर्टल पे दिखने लग जाता है। क्लियर? क्लियर टिल हियर? Am I clear? Okay. Now, eco. Every electronic commerce operator was required to collect tax at source under section 52. सेक्शन 52 में क्या लिखा है? सपोज एक सप्लायर है, एक रिसिपेंट है और एक इको है। मतलब रिसिपेंट ने क्या किया, ये प्लेटफॉर्म है, ये अमेजॉन है, सपोज ये अमेजॉन, लेट्स नॉट टेक लाइव एग्जांपल, अमेजॉन है। रिसिपेंट ने इस प्लेटफॉर्म पे जाके ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर के साथ कंसेशन यहाँ पे दिया, ऑर्डर फिर यहाँ पे पता चल जाता है, सप्लाई ऑर्डर यहाँ दे देता है। फिर इको क्या करता है, अब कमीशन अपना रख के और टीसीएस डिडक्ट करके सप्लायर को दे देता है, और इको ये टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है और ये सप्लायर के कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? पहले बात बताओ, ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? हाउ टीसीएस गेट रिफ्लेक्टेड? इको जब टीसीएस ही सिंपल है, टीडीएस बोलो या टीसीएस बोलो, मैं क्लियर? कॉन्सेप्ट समझो, जो भी टैक्स डिडक्ट करता है या कलेक्ट करता है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, और जैसे हमारे 26 AS में दिखता है वैसे यहाँ भी दिखेगा। तो बस ये टीसीएस डिडक्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा, तो इसके पास नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके पास नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लीज टेल मी।
रेसिपेंट को थोड़ी दिखेगा, सप्लायर को दिखेगा शुभम, सप्लायर का पैसा है वो। आई एक्सप्लेन दैट विद 2 मिनट्स। शुभम पहले ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? शुभम ओके, टीडे समझाना मुझे। ओके ऐसे समझा दो। अगर ये बीच में इको नहीं होता, ये बीच में इको नहीं होता, ये 1000 रुपए पूरे इसको देता, तो 1000 रुपए पूरे सप्लायर को मिलते कि नहीं मिलते? 1000 रुपए पूरे सप्लायर को मिलते कि नहीं मिलते? बट अब बीच में इको आ गया। इको ने क्या किया, सपोज 20 रुपीज इको ने या 200 रुपीज इको ने अपना कमीशन काट लिया, और सपोज 30 रुपीज टीसीएस के नाम पे कलेक्ट कर लिया, तो 230 लेस कर दिया, कितना हुआ? 770 हुआ। तो सप्लायर को कितने मिले? 770 मिले। चलो ये 200 रुपए तो इसका कमीशन है, तो ये तो नहीं मिलेगा, पर ये 30 रुपीज तो किसका है? सप्लायर का है कि नहीं है? तो ये सप्लायर को ही मिलना चाहिए। Yes or no? Got it? अब दिव्यम योर डाउट, ये जो इको है ना, ये 30 रुपीज जो टैक्स के नाम पे इसने कट किया है ना, ये इको 30 रुपीज इसके जीएसटी नंबर में डिपॉजिट करेगा, इसके जीएसटी नंबर मतलब डिपॉजिट करेगा, और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। टीडीएस एंड टीसीएस कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करता है। टीडीएस एंड टीसीएस सपोज यहाँ पे 30 रिफ्लेक्ट किया, एम आई क्लियर? और इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सपोज ऑलरेडी 70 है, और इसकी लायबिलिटी कितनी आई, सपोज 100 है, तो 100 माइनस 70 कर लेगा बच्चा 30, 30 कैश लेजर से कम कर देगा बच्चा नील। कैश पेमेंट नहीं करना है, कैश लेजर में दिख गया तो ये इसके खाते में पैसा आ गया। I have 30 in my account. Government has already got that money. I don't have to make any payment. ECO has deducted 30 rupees from my money, deposited to the government. Government has got that money. That money is reflecting in my cash ledger. I can use that money in making the payment. हिरेन, इससे अपनी लायबिलिटी सेटल करेंगे, करेक्ट? जैसे टीडीएस होता है ना अपनी सैलरी में, टैक्स डिपॉजिट होता है ना, टीडीएस डिडक्ट होता है कि नहीं होता है? हम जितनी मेरी लायबिलिटी मुझे सेटल करती हूँ कि नहीं करती हूँ? क्लियर विद दिस? क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, टीडीएस को माइंड में रखो, टीडीएस को माइंड में रखो, क्लियर हो जाएगा। कैन आई गो एट? चैप्टर बड़ा है, रजिस्ट्रेशन। ओके आगे। तो मतलब जो भी इको है, तो सेक्शन 52 में बन पड़ेंगे। सिंपल अगर मैं बताऊं, अगर इको अगर कंसिडरेशन अगर इको के पास आता है, तो इको टीसीएस डिडक्ट करेगा ही कलेक्ट करेगा ही करेगा। तो अगर ऐसे केस में इस इको को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, यस और नो? Next, second point. Persons who supply goods or services or both other than specified under 95. समझना, इको में दो है, एक 95, एक अदर देन 95। 95 में मुझे बताएगा कौन क्या आता है। लेट मी चेक कितना याद है। 95 में क्या आता है? हु इज गोइंग टू टेल मी? 95 में क्या आता है? Who is going to tell me? First person to give me right answer will get chocolates. Tapan, no. Answer fast. इतना पकड़ के मारूंगी ना तुम लोग को। हैट,
इट कैन बी इंट्रा, इट कैन बी इंटर बोथ. यस शुभम, 995 हो या 55 हो, 95 इंट्रा 55 इंटर. यहाँ पे ओनली 3 सर्विसेज है, हाउस कीपिंग सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज. अगर हाउस कीपिंग सर्विसेज में अगर सप्लायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स सप्लायर पे करेगा. अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स कौन पे करेगा? इको पे करेगा. सेम एज अकोमोडेशन. अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा. अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स कौन पे करेगा? इको पे करेगा. एंड ट्रांसपोर्टेशन में सप्लायर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डज नॉट मैटर, टैक्स हमेशा इको पे करेगा. पहले 95 या 55 रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? 95 या 55 रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे. 95 या 55 रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे, फटाफट बोलो. जल्दी बोलो. हुआ. अब इस केस में कौन टैक्स पे कर रहा है? सप्लायर. सप्लायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. यहां टैक्स कौन पे कर रहा है? इको. सेकेंड केस में अगर सप्लायर पे कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इस केस में कौन पे कर रहा है? इको. इस केस में कौन पे कर रहा है? इको. तो जहां पे 95 में यहाँ पे इको लग रहा है, यहाँ पे इको लग रहा है, यहाँ पे इको लग रहा है, तो ये इको को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा जो हमने यहाँ देखोगे. देखो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, पर्सन्स हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स. जिसको टैक्स पे करना है तो यहाँ पे इको को नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज ही है, ये 3 ही आती है. चौथा ना सर्विसेज आता है ना गुड्स आता है. ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? अब आते अदर देन 95, मतलब ये हार्ट को छोड़ दो. तो अदर देन 95 में मैं इको के थ्रू गुड्स भी सप्लाई कर सकती हूँ एंड सर्विसेज भी सप्लाई कर सकती हूँ. यस और नो? प्लीज टेल मी यस और नो. राइट. अब समझना. Persons who supply goods and or services other than 95 who is required to collect tax at source under section 52 but threshold limit of 20 lakhs or 10 lakhs in special states is available in case supplier supplying services through eco. समझना. गुड्स के केस में अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रही हूं थ्रू इको, अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रही हूं थ्रू इको, एम आई क्लियर? समझना. सप्लायर है, रेसिपेंट है, इको है. अगर इको टीसीएस डिडक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है और डिपॉजिट कर रहा है, तो मुझे उस टीसीएस का क्रेडिट कब मिलेगा? जब मैं रजिस्टर्ड हूं. हाँ या ना? आज इको ने अगर टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, ये मेरे कैश लेजर में, ये मेरे कैश लेजर में मुझे कब दिखेगा? मेरे कैश लेजर में कब दिखेगा? जब मैं रजिस्टर्ड हूं. तो ऐसे केस में ऐसे सप्लायर को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी है. इको तो है ही, इको तो कंपलसरी है ही क्योंकि इको टीसीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट कर रहा है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. दिव्यम, तपन, जल्दी रिप्लाई करो. या अंडरस्टैंड करो. मैं गुड्स सप्लाई कर रही हूं थ्रू इको, मैं गुड्स सप्लाई कर रही हूं थ्रू इको. सप्लायर इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू इको. एंड कौन सा वाला इको है? जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है और डिपॉजिट करना है. राइट. तो मुझे बताओ तपन, सपोज अपन आई टेक योर एग्जांपल,
यू आर सप्लायर, एम आई क्लियर, और आप टीसीएस ने आपका टैक्स कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कर दिया, आपके कैश लेजर में वो अमाउंट कब रिफ्लेक्ट होगा? व्हेन यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, यस और नो? इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्या आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा? आपका तो कोई पोर्टल ही नहीं होगा, आपका तो कोई डैशबोर्ड ही नहीं होगा। आपका कोई डैशबोर्ड होगा क्या? एंड इन दैट केस क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? क्या आपको क्रेडिट मिलेगा क्या? गया ना, अगर मैं रजिस्ट्रेशन टीसीएस टीडीएस गया ना, इसलिए ऐसे सप्लायर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 लेना पड़ेगा। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट मत, आईटी से गलत वर्ड यूज, क्योंकि आईटी से क्रेडिट, नो कैश लेजर में नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नो क्रेडिट इन कैश लेजर। समझा? पर ये भी मैं गुड्स की बात कर रही हूँ, मैंने गुड्स की बात की है, मैं सर्विसेज की बात करने आ रही हूँ। अब मेरे को पता सर्विसेज के केस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सर्विसेज में बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे बताओ, सर्विसेज के केस में लेट्स एनालाइज सर्विसेज अलग से, फिर बाद में घुमाएंगे। सर्विसेज, अगर मैं सर्विसेज सप्लायर हूं, मैं इंट्रा कर रही हूं या मैं इंटर कर रही हूं, राइट? आंसर करना। अगर मैं इंट्रा कर रही हूं, सप्लायर टू रिसिपेंट, इंट्रा, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लिमिट लेने की कब आएगा? सप्लायर रजिस्ट्रेशन लिमिट कब लेगा? रिप्लाई करो। सप्लायर रजिस्ट्रेशन लिमिट कब लेगा? रिप्लाई करो। करेक्ट? जैसे 20 लाख से एक्सीड हुआ और 10 लाख तभी लेगा, है ना? 20 lakhs या 10 lakhs एज अ केस में भी, yes or no? ओके, राइट। सेकेंड, सप्लायर रेसिपेंट को सर्विसेज दे रहा है, इंटर स्टेट कर रहा है, तो ये सप्लायर रजिस्ट्रेशन नंबर कब लेगा? करेक्ट? अभी पढ़ा पन्ने कि नॉर्मली इंटर पे सेक्शन 24 लगता है, पर दिस विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो ये भी 20 या 10 एज द केस में भी होगा, हाँ या ना? एम आई सेम क्रॉसिंग 10 और 20, राइट? तो मुझे बताओ, इंट्रा हो या इंटर हो, एम आई क्लियर? सप्लायर रजिस्ट्रेशन लिमिट कब लेगा? जब उसका टर्नओवर 10-20 लाख से एक्सीड होगा। यहां पे देखो क्या लिखा है, पर्सन हु सप्लाई, अब ऐसे पढ़ना, पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज थ्रू इको who is required to collect TCS under section 52. Am I clear? But threshold limit of 2010 is available in case supplier supplying services through eco. Getting my point or not? मैं वॉलंटरी लेना चाहती हूँ, ले लूंगी, बट मुझे एज सच लेने की जरूरत नहीं है। Getting me or not? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इंटर के लिए गुड्स में नो लिमिट, कंपल्सरीली हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो देखो, अब यहां सर्विसेज अगर मैं दे रही हूं, एक सप्लायर है जो सर्विसेज दे रहा है टू रिसिपेंट थ्रू इको,
तो मुझे बताओ ये सप्लाई, ये इको टीसीएस कलेक्ट ही क्यों करेगा अगर सप्लायर के केस में नहीं लगना चाहिए तो अगर सप्लाई एक्सीड्स 10-20 lakhs तो रजिस्ट्रेशन लेना अप टू 10-20 lakhs not required. Am I clear? Am I clear? कोई डाउट है? दिव्यम, शुभम, तपन, कोई डाउट है? तो हमने क्या पढ़ा? देखो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. एक तो वो इको जिसको टीसीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट करना है, जिस पे सेक्शन 52 लगता है, उस इको को नंबर लेना पड़ेगा. फिर 95 में वो इको जिसको टैक्स डिपॉजिट करना है उसको नंबर लेना पड़ेगा. अदर देन 95 है गुड्स है, अदर देन 95 में अपन सप्लायर की बात कर रहे हैं. इको तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, इको रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है. अगर टैक्स इको के लिए से टीसीएस आता है, इको के लिए टीसीएस आता है, यस और नो? अदर देन 95 में अपन यहाँ किसकी बात करें? सप्लायर की. सप्लाई गुड्स सप्लाई कर रहा है थ्रू इको, तो उसको नंबर लेना पड़ेगा. सर्विसेज के केस में जब तक 10-20 एक्सीड ही नहीं होगा तो टीसीएस की बात ही नहीं आती है, तो डिडक्ट की बात नहीं है, डिडक्ट की बात नहीं आती है, तो नंबर की बात नहीं आती है, तो रजिस्ट्रेशन की बात नहीं आती है. गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर और नॉट क्लियर? Now let's come to section 23. 2 मिनट का ब्रेक चाहिए? ओके. Okay, so we are done with section 22. We are done with section 24. Now let's come to next section, section 23. सेक्शन 23 क्या होता है? When are you not liable for registration? आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कब जरूरत नहीं है? रजिस्ट्रेशन करवाने की कब जरूरत नहीं है? सेक्शन 23 बात करता है. फर्स्ट, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड और सर्विसेज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. जिनको जो एल्कोहलिक लिकर पे है या जो एचपी मैन में या उन सर्विसेज में जो एक्सक्लूसिवली उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर लेके क्या करेंगे? नील का रिटर्न फाइल करेंगे? विल दैट मेक एनी सेंस? विल दैट मेक एनी सेंस? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? ऐसे केस में फिर क्या होगा? वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे एज पर सेक्शन 23. एज पर सेक्शन 23. एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे दूसरा, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड. अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब जो एग्रीकल्चर करता है, एंड दैट शुड बी आइदर इंडिविजुअल और एचयूएफ, और वो उसकी लैंड कल्टिवेशन करता है खुद की लेबर से या फैमिली की लेबर से या सर्वेंट को रखता है, तो वो जो प्रोड्यूस करता है उसका सप्लाई करता है. मतलब फार्मर्स की बात हो रही है यहाँ पे. किसकी बात हो रही है? फार्मर्स की बात हो रही है. येस और नो? एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? तो फार्मर्स इट शुड बी इंडिविजुअल एचयूएफ, और जो प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको सप्लाई करेंगे, तो देन दे नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन. पर मुझे बताओ अगर मैं वीट के साथ साथ राइस का भी सप्लाई करती हूँ तो क्या मुझे अब रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा? मैं वीट के साथ साथ राइस का भी सप्लाई करती हूँ तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा? येस और नो? जल्दी बोलो. लेना पड़ेगा अगर मेरी लिमिट 10 या 40 से एक्सीड कर जाती है. 10, 20, 40 गुड्स के केस में राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. राइस इज ऑल्सो, अरे बाबा रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तपन.
यहाँ राइस इज नॉट एग्जाम्प्टेड, राइस का वेयरहाउसिंग एग्जाम्प्टेड है, राइस का ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्टेड है, पर अगर मैं राइस प्रोड्यूस कर रही हूं तो मैं सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई नहीं कर रही हूं. गेटिंग मी? एम आई क्लियर? पर यस, आपको चेक करना पड़ेगा कि फिर मेरी लिमिट कितनी है, 10 है कि 20 है कि 40 है. अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है 10, उसके अलावा वो जो 10 में से 4 चले गए बचे 6, तो 20 उसके अलावा है तो 40. गेटिंग मी? यस? ओके. जस्ट रीड दिस पैरा. क्या? Where it is covered? No, it is not covered. Here, just a second. Here it is not covered. क्या बोल रहे हो तुम लोग? दिव्या, all that is exempted but not as agriculture produce. नहीं, बट आई गॉट टू पॉइंट, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिमिट की बात चल रही है. Okay, let's go ahead. Next. Tapan, Divyam, Shubham, what are you people telling me? Can you just clarify this? चलो, नॉट जवाब नहीं देते, आगे बढ़ाते हैं. देन आरसीएम सप्लाई जो कर रहे, पर्सन मेकिंग आरसीएम सप्लाई, अगर मैं सिर्फ आरसीएम सप्लाई कर रही हूं तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन में लेके क्या करूंगी? सामने वाला ले लेगा, हाँ या ना? एग्जैक्टली. बट राइस, नहीं यार, आई डाउट व्हाट यू सेइंग, क्योंकि एग्जांपल में भी हमारे पास है Deshbandhu as an agriculturist engaged in cultivation of wheat in Punjab. It was exclusively in the wheat last year. In the current year, SI start rice apart from wheat. Current year wheat का 32 है, rice का 9 है. Since is engaged in trading of rice, which is not covered under section 23. नहीं, I want you just share the, क्योंकि राइस इज नॉट एग्जम्प्टेड सप्लाई. तो अपन विल हैव टू डू R&D on this. Let's share what you're trying to say. Okay, for now let's me complete today. मुझे थोड़ा सा मेरे कारपेंटर here. Okay. Next, person making only tax RCM supply. Next, person making interstate taxable supply of service. मैंने बोला ना, अगर आप सर्विसेज में हो, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, तो आपके लिमिट 10-20 रहेगा. आपके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा. मैं क्लियर? फिर पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 lakhs. मैंने पढ़ा, अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना रही हूँ, इंटरस्टेट कर रही हूँ, तो मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा. अगर मेरा टर्नओवर 20 lakhs एक्सीड करता है तो ही जाना पड़ेगा. बट पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट व्हेन मेड बाय क्राफ्टमैन, मतलब हैंडीक्राफ्ट, प्रीडोमिनेंटली थोड़ा बहुत मशीन यूज होता चलेगा, सच पर्सन के पास पैन नंबर होना चाहिए एंड ई वे बिल जनरेट करना कंपल्सरी है. एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच पर्सन does not exceed 10 or 20 as the case may be. Am I clear? Clear? Next, CTP की केस में CTP कंपल्सरी आता है, पर CTP का इंटरस्टेट कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, पैन नंबर है, ई-वे बिल जनरेट कर रहा है, तो अप टू 10 and 20 is exempted. Up to 10 and 20 is exempted. Am I clear? Am I clear? And last,
person making supplies through, ये last point पढ़ा रही हूँ, then I'll continue tomorrow. Person making supplies and services to eco other than 9-5. अभी अपन ने पढ़ा सर्विसेज कर रहे हैं अदर देन 9-5 कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जब वो सप्लायर का टर्नओवर 10-20 से एक्सीड करेगा तो ही उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा. गेटिंग मी? एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? Will you people revise this and come again tomorrow morning? So tomorrow morning I think we are done with how many pages? Only 9. Okay, thank you. Again,